ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपके साथ डीबीएस कल्याणपुर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन क्लास 11 सेट 1। और इसका जो डिस्कशन है उसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार हम लोग मैच करके देखते हैं कि आपने सही मार्क किया है कि गलत मार्क किया है। तो बच्चों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली जिस चैप्टर से बिलोंग करता है उस चैप्टर का नाम है सेट्स एंड रिलेशन। तो सबसे पहले बच्चों, जो आपके पास डेफिनेशन गिवन है वो डेफिनेशन को हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म होता है बच्चों? सेट बिल्डर फॉर्म। तो बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं पढ़ा है चैप्टर वगैरह तो मैं आपको पूरा ही बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में किसी सेट का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन इसने सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें कन्वर्जन पूछा है? रोस्टर। रोस्टर। तो बच्चों, जब हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म में हमें देखना पड़ेगा कि ये डेफिनेशन में लिखा क्या है। डेफिनेशन में लिखा है कि x इज डिफाइंड सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और जो x है वो 3 से 5 के बीच में लाई करता है, जहां पे 3 और 5 दोनों इंक्लूडेड है क्योंकि दोनों पर इक्वालिटी लगी है। तो बच्चों, अगर हम सेट ए को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें हम 3 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, और 3 और 5 के बीच में जो भी नंबर है उसको भी हम लेंगे। तो इसका मतलब अगर हम इसको इंटरवल्स के फॉर्म में, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम इसको इंटरवल्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो ये इंटरवल्स नहीं होते हैं, ये तो रिप्रेजेंटेशन सेट का होता है। तो बच्चों, ये जो है बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सेट्स को। तो कई बच्चों ने क्या किया है, आंसर में डी मार्क किया हुआ है, तो डी आपसे पूछा ही नहीं गया है। आपसे तो पूछा गया है कि ये जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में, उसका रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा गया है। उसमें तो ये पूछा गया है कि आप इस सेट को इंटरवल्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, अगर आपसे रोस्टर फॉर्म में पूछा जाता तो बच्चों ये सेट का रोस्टर फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म तो आपसे पूछा ही नहीं गया है, आपसे तो इंटरवल्स पूछे गए। तो इंटरवल्स का मतलब आपको बताना है इंटरवल्स के फॉर्म में इसका आंसर। तो बच्चों 3 से लेकर 5 तक, तो इसका मतलब अगर x लाई करता है 3 से लेकर के 5 तक, तो अगर आप इसको इंटरवल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? x बिलोंग टू 3 टू 5। इसका मतलब बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन में बच्चों ने डी आंसर मार्क किया है, तो डी आपका गलत आंसर है। ये जिस भी बच्चे ने मार्क किया है 3 टू 5, यही उसका सही आंसर है। तो ये बी ऑप्शन आपका सही है क्योंकि आपने इंटरवल्स आपसे पूछा गया है, आपसे रोस्टर फॉर्म नहीं पूछा गया था। तो होपफुली बच्चों आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है बच्चों? सेकेंड क्वेश्चन भी बच्चों सेट्स का ही क्वेश्चन है। अगर आप करना चाहेंगे तो ये भी आराम से हो जाएगा अगर आपको वेन डायग्राम या सेट्स का थोड़ा सा भी आइडिया है। तो सबसे पहले बच्चों आपके पास यहाँ पे कार्डिनल नंबर दिया है a माइनस बी का। तो बच्चों अगर आपने थोड़ा सा भी सेट पढ़ा होगा तो सबसे पहले ए और बी का रिप्रेजेंटेशन आप किस तरह से करते हैं वो पूरी तरह से पहले आप कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हैं? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाते हैं, वहां पे लिखते हैं यू। यू रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट्स को। उसके बाद ए और बी आप इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन इन वेन डायग्राम, दैट इज ए माइनस बी, तो बच्चों आप कहते हैं दिस इज योर ए माइनस, क्या कहते हैं? ए माइनस बी। तो बच्चों ये हो गया ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग कहते हैं ए माइनस बी। लेकिन बच्चों अगर हमसे पूछा जाए कि ए माइनस बी का मतलब क्या है, तो ए माइनस बी का मतलब ये होता है कि ए में से ए और बी के कॉमन एलिमेंट हटा दो। यानी सही बातों में कहा जाए तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि आप सेट ए में से वो वाले एलिमेंट हटा दीजिए जो ए और बी दोनों में कॉमन है। और सही बातों में अगर आपसे बी माइनस से पूछा जाए तो उसका मतलब होता है कि बी में से वो वाले एलिमेंट हटा दो जो ए और बी अगेन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो बच्चों अभी जो मैंने ब्लैक कलर से नोटेशन किया है तो वो किसका रिप्रेजेंटेशन है? ए माइनस बी का। लेकिन बच्चों अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे, समझ रहे मेरी बात, अब जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किसका रिप्रेजेंटेशन होगा? बी माइनस ए का। तो बच्चों ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका? बी माइनस ए का। उसके बाद बच्चों यहां पर लिखा हुआ है ए यूनियन बी। और बच्चों अगर हमसे ए यूनियन बी पूछा जाता है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, उसके लिए हम अलग से वेन डायग्राम बना लेते हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है। तो बच्चों अगर आपसे ए यूनियन बी पूछा जाता है तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी का मतलब होता है ये कंप्लीट सेट। ठीक है, ये क्या होता है? कंप्लीट सेट, इसी को हम लोग कहते हैं ए यूनियन
बी, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी। अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखते हैं कि इसमें एक बीच वाला पार्ट रह गया है, इस बीच वाले पार्ट का नाम आप जानते हैं क्या कहते हैं? सर इसको वो कहते हैं जो दोनों में कॉमन है, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी। क्या कहते हैं इसको? ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों आप ये समझ गए होंगे कि अगर आप ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, किसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? ए यूनियन बी को। तो हम बच्चों कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम कार्डिनल नंबर ले सकते हैं ए माइनस बी का, कार्डिनल नंबर ले सकते हैं बी माइनस ए का, और कार्डिनल नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और कार्डिनल नंबर किसका ले सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी का। तो बच्चों अगर हम ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी को लेते हैं, ये बच्चों इंटरसेक्शन बी है, ये ए माइनस बी है, ये बी माइनस ए है, अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं तो बच्चों क्या आ जाता है? ए यूनियन बी आ जाता है। तो आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि ए यूनियन बी किससे मिलकर के बना है? ए माइनस बी से, बी माइनस ए से, और ए इंटरसेक्शन बी से। अगर हम तीनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या आ जाता है? ए यूनियन बी आ जाता है। अब बच्चों जल्दी से बताइए कि आपके पास क्या क्या गिवन है। तो आप कहोगे सर ए यूनियन बी गिवन है, उसकी वैल्यू 50 है। ए माइनस बी गिवन है, उसकी वैल्यू 25 है। बी माइनस ए गिवन है, उसकी वैल्यू 15 है। और बच्चों आपके पास गिवन है ए इंटरसेक्शन बी। चलिए 50 इज इक्वल टू, बच्चों ये कितना हुआ? 5 और 5 10, 2 1 3 और 1 4, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों जिनको थ्योरी पता होगी उन्होंने तुरंत ही आंसर निकाल लिया होगा। इसका आंसर 10 था, तो 50 माइनस 40 कितना हो गया बच्चों? 10 हो गया। तो बच्चों जिन बच्चों ने 10 पे आंसर मार्क किया होगा वो एकदम सही है। शायद यहाँ पे किसी ने मार्क किया भी है 10, तो उस बच्चे को यानी कि आता था। चलिए तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जहां से लिया गया है आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये है आपका किसका क्वेश्चन पता है आपको? ट्रिग्नोमेट्री का। तो इतनी ट्रिग्नोमेट्री एनसीईआरटी से सभी बच्चों ने लगाई हुई है। तो आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन 45 प्लस ए माइनस कॉस 45 माइनस ए, इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए बच्चों उसका हम आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बच्चों किसी को कुछ भी नहीं आता है तो वो फॉर्मूले लगा के भी इसको ओपन करेगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों साइन ए कॉस बी, बोलते जाओ, प्लस कॉस ए, बोलो जोर से बोलो, कॉस ए साइन बी। तो नहीं बता पा रहे हो, ए की वैल्यू तुम बता ही नहीं पा रहे हो। 45 साइन ए, अच्छा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बच्चों यहाँ पे ए की जगह आपका 45 है और बी की जगह ए है, तो आपको वैल्यूज पुट करके बोलना होता है। माइनस कॉस ए माइनस बी, cos a minus b is cos a cos b प्लस sin a sin b, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब बच्चों उसको धीरे धीरे सॉल्व करिए। तो sin 45 हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगा cos a, cos 45 होता है 1/√2 और ये हो जाएगा sin a, माइनस cos 45 होता है 1/√2 cos a, sin 45 होता है 1/√2 sin a। ठीक है बच्चों, अब धीरे धीरे इसको बच्चों सॉल्व करिए, आपका काम है। दिस इज 1/√2 cos a प्लस 1/√2 sin a माइनस 1/√2 cos a माइनस 1/√2 sin a, ये हो गया बच्चों। अब बच्चों क्या करिए, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हो उनको कैंसिल कर दीजिए। तो आप जब कैंसिल करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो उसका आंसर क्या हो गया? 0। तो बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो सी पार्ट है, दैट इज 0। ठीक है बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका जो बेस्ड है आपके कॉम्प्लेक्स नंबर पे, और इतना कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये एनसीईआरटी की बिगनिंग में ही आपके पास गिवन रहता है। तो ये कोई क्वेश्चन टफ में नहीं आएगा, इसका लेवल जो है वो इजी माना जाएगा। क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे लिखा है कि x प्लस आई टाइम्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा लिखा हुआ है। और बच्चों आपको बताया गया है क्लास में कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो वो तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट भी इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है x और इमेजिनरी पार्ट है 2x माइनस वाई। और बच्चों राइट हैंड साइड में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट है 3 और इमेजिनरी पार्ट है बच्चों 0। क्या है? 0। तो बच्चों आप क्या करेंगे, सबसे पहले
आप रियल को रियल के इक्वल कर देंगे, तो बच्चों रियल पार्ट कितने इक्वल हो जाएगा, 3 के। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3 हो गई। और बच्चों जो इमेजिनरी पार्ट है वो राइट हैंड साइड पे 0 है, तो आपने उसको 0 प्लेस कर दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू आप क्या करेंगे, 3 पुट कर देंगे। जब एक्स की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6 माइनस वाई इक्वल टू 0। दैट मीन्स वाई इक्वल टू 3। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एक्स और वाई के पेयर है 3,3। तो 3,3 बच्चों उसका आपको वाई आंसर इक्वल टू 6 होगा देखना ना सर? पड़ेगा। वाई 6 होगा ना, वाई तो इधर गया तो 6 होगा। हाँ बच्चों यहाँ पे एक्स को 6 कर लीजिएगा, दिस इज योर 6। तो बताइए कौन सा आंसर हुआ। चलो आंसर आप भी नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आंसर जो है बच्चों इसका डी पार्ट है 3,6। जिसपे डी पार्ट में जिसने टिक किया होगा तो उसको मार्क्स यहाँ पे मिल गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत पहले इसका कंसेप्ट पढ़ाया गया है आपके कोर्स में, लीनियर इनइक्वालिटीज के नाम से चैप्टर है, उसमें से ये क्वेश्चन पिकअप किया गया है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। क्या पूछा गया है, इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो बच्चों सबसे पहले लिखा है 6 लेस देन इक्वल टू -3 टाइम्स 2x माइनस 4 लेस देन 12। तो बच्चों ये एक डबल इनइक्वालिटी में आता है। तो डबल इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे आसान मेथड ये होता है कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करके आप सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करिए, और अगर आप दो पार्ट्स में ब्रेक नहीं करना चाहते हैं तो बच्चों एक उसका भी एक मेथड होता है कि फिर आप क्या करिए, सीधा सीधा -3 को पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 3 12 लेस देन 12। यहां तक आप पहुंच गए। चलिए अब बच्चों आपको क्या करना है, पूरी इक्वेशन में -12 कर रही है। तो हमने क्या किया बच्चों, पूरी इन इक्वेशन में -12 कर दिया। ये देखो बच्चों -12 किया, क्यों किया, तो क्योंकि हमें x को अकेला करना है। तो बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -6, ये हो गया माइनस का 6x, ये बच्चों 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 0। देखो बच्चों मैंने x को अकेला कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, पूरी इन इक्वेशन में 6 से डिवाइड करते हैं। चलिए पहले हम 6 से डिवाइड करते हैं। तो बच्चों जब 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 रहा। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप पूरा पूरा भी लिख सकते हैं। ये देखिए बच्चों 6 से डिवाइड किया, तो 6 एक पॉजिटिव नंबर है, अगर हम उससे डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर कोई भी इक्वेशन का साइन चेंज मल्टीप्लाई करेंगे इन इस लाइन बिटवीन 0 to 1। तो उसका आंसर बच्चों इंटरवल्स के फॉर्म में आपको लिखना है, तो आप लिखेंगे एक्स इज लाइन बिटवीन 0 to 1। तो 0 to 1 बच्चों आप एक बार चेक करिए कौन सा आंसर हो सकता है, ये इसका डी पार्ट हो सकता है। तो बच्चों उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी पार्ट है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन जो है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम से पिकअप करके आपको दिया गया है। तो बाइनोमियल थ्योरम अगर आपने पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो मैं आपको उतना बता देता हूँ। और बच्चों जो भी आपका चैप्टर अभी नहीं पढ़ा हुआ है तो उसको जल्दी से रेडी करिए, क्योंकि आपको 15 तारीख से आपकी एग्जाम भी है। तो आप अलग से हमसे बाइनोमियल थ्योरम के बेसिक लेक्चर्स देख करके उसको कवर करिए, क्योंकि मेरे बोर्ड्स लेवल के लेक्चर अलग बने हुए हैं, एडवांस के लेक्चर अलग बने हुए हैं। तो जो बोर्ड वाले लेक्चर है उनको आप देखिए, उससे आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बच्चों सबसे पहले x प्लस ए 2, इसका अगर आप एक्सपेंशन करते हैं तो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस और प्लस ए क्यूब प्लस 3a² x प्लस 3xa²। तो बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है आपके 3, कितने 3। और बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, देखिए कितने हैं 4। नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको गिनने नहीं आते तो मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, इनको नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। तो बच्चों x प्लस ए की होल पावर और नंबर ऑफ टर्म्स में क्या रिलेशन है, जैसे x प्लस ए की होल पावर 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज्यादा है, यानी पावर 2 होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होते हैं, पावर 3 होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 होते हैं।
इसी तरीके से बच्चों अगर x प्लस ए की होल पावर n होगी तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n+1 होंगे। ये हो गया बच्चों n+1। चलिए बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट जब हम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों x³ + 1 + 3x² + 3x, ऐसा कुछ लिखा हुआ है बच्चों। तो बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये लिखा हुआ है a³ + b³ + 3a² इंटू b + 3a इंटू b², ऐसा कुछ बच्चों लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। तो मतलब ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, ये लिखा हुआ है आपका x+1 का होल क्यूब। क्या लिखा हुआ है ये, x+1 का होल क्यूब। और बच्चों पावर में भी कुछ था, पावर में क्या है बच्चों, 3। पावर में क्या है, 3। समझने की कोशिश करेगा कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये x+1 का होल क्यूब हो गया और पावर में भी क्या है, 3 है। पावर में क्या है, 3 है। तो जो पावर पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, x+1 की होल पावर 9 हो जाएगा। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि अगर पावर n होती है तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होते हैं। यहाँ पे पावर 9 है तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आपके हो जाएंगे 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों आपका कंप्लीट हो गया। 6 के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको चैप्टर एनसीईआरटी की ही है। इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के नाम से आपके पास गिवन है। तो यहाँ पे जब हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं तो आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये बेसिक थ्योरी बताई जाती है कि कभी भी जो एनसीआर होता है वो होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r। तो बच्चों ये एनसीआर की बेसिक डेफिनेशन होती है। और अगर आप फैक्टोरियल भी नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फैक्टोरियल 4 कैन बी रिटन एज 4 into 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 5 दैट कैन बी रिटन एज 5 into 4 into 3 into 2 into 1, है ना। या 5 into फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बेसिकली किसी का भी जो फैक्टोरियल होता है वो रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब बच्चों एनसीआर, जैसे आपको पता होना चाहिए कि NC1 की वैल्यू n होती है। ये आप डायरेक्टली याद रखेंगे, इसको इवेल्युएट नहीं करना होता है। NC0 की वैल्यू 1 होती है। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं 6C1। तो 6C1 दैट इज NC1, तो उसकी वैल्यू 6 हो गई। 6C3 अगर हम इसको इवेल्युएट करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r। तो बच्चों ये हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। तो बच्चों यहाँ पर ये हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3। बच्चों कितना हो गया, 3 into 2 into 1। फिर से फैक्टोरियल 3 कितना हो गया, 3 into 2 into 1। और ऊपर बच्चों फैक्टोरियल 6, इसको आप ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ऐसे ही तो लिखेंगे। फैक्टोरियल 6 को ओपन कर दिया। अब बच्चों काफी सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे, उसको आप कैंसिल कर दीजिए। जो आया उसको इवेल्युएट करिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 20। उसके बाद बच्चों जो 6C5 है, ये आपको थ्योरी में पढ़ाया जाता है। जो एनसीआर की वैल्यू होती है वही NCn-r की सेम वैल्यू होती है। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, जो 6C5 की वैल्यू होगी वही 6C6-5 की वैल्यू होगी। दैट मीन 6C1 की वैल्यू होगी और 6C1 की वैल्यू 6 होती है। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो 7th क्वेश्चन का जो आंसर है जब आप उसको लिखेंगे तो 6C1 की वैल्यू 6 है, 6C3 की वैल्यू 20 है और 6C5 की वैल्यू 6 है। तो बच्चों ये आंसर हो गया 32। तो 32, किसी बच्चे ने इसको मार्क भी किया है, तो 32 इसका सही आंसर है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपके एनसीईआरटी से परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लिया गया। उसके बाद बच्चों सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक चैप्टर है, वहां से क्वेश्चन पिक किया गया, वो है क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बच्चों आपने काफी दिनों तक पढ़ी है। अब आप चेक करिए आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ अ जीपी whose third term is 2। आपको क्या निकालना है, ये बच्चों हूबहू एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, डिट्टो ऐसे ही दे दिया गया है। कोई जीपी है, जीपी का थर्ड टर्म बच्चों आपके पास 2 दिया है। तो बच्चों जीपी का nth टर्म क्या होता है,
ए आर की पावर n माइनस वन, तो थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर की पावर 3 - 1। दैट मीन्स बच्चों जो थर्ड टर्म है वो है आपका ए आर स्क्वायर। और बच्चों थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 5 टर्म्स ऑफ जीपी। तो बच्चों पहला टर्म जीपी का अगर हम निकालेंगे तो दैट मीन्स टी वन, टी वन निकालेंगे तो आपका आएगा ए, दूसरा टर्म निकालेंगे टी टू तो ए आर, टी थ्री ए आर स्क्वायर, टी4 ए आर क्यूब, टी5 ए आर की पावर 4। तो देखिए बच्चों ये पहले 5 टर्म्स का क्या आपसे पूछा गया है, प्रोडक्ट पूछा गया है। तो बच्चों जब आप ये प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए जो है 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 5 हो जाएगा। और बच्चों आर अगर आप देखें तो उसका बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 2 + 3 + 4। तो बच्चे कितना हो गया, ए की पावर 5 कितना हुआ, 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना हुआ, आर की पावर 10। तो बच्चों उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए आर स्क्वायर होल पावर 5 लिख सकते हैं ना। और बच्चों ए आर स्क्वायर आपके पास पहले से गिवन है विच इज 2। ध्यान से देखिए ऊपर आपके पास गिवन है कि जो ए आर स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी है, 2। तो ये आपके पास बच्चों पहले से ही गिवन है, ठीक है। तो बच्चों अगर आप इसको 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 होता है 32। तो 32 इस क्वेश्चन यानी कि बी पार्ट इसका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 9। तो बच्चों हम लोग कंटिन्यू कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ साइन पाई प्लस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। चलिए बच्चों देखते हैं। तो बच्चों आपको पढ़ाया गया है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आपको पढ़ाया गया है। और कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, वो होता है 1/साइन स्क्वायर एक्स, ये सभी बच्चे जानते हैं। बच्चों जो साइन पाई होता है वो 0 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। और 0 - साइन स्क्वायर एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे भी बच्चों साइन स्क्वायर एक्स है, तो बच्चों ये सब कैंसिल होकर के -1 आ जाएगा। बी पार्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन 180 0 होता है, और साइन एन पाई यानी किसी भी पाई के मल्टीपल पे साइन की वैल्यू 0 होती है, जहां पर एन आपका इंटीजर होता है। यानी साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन 4 पाई भी 0 होता है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है पढ़ के देखिए पहले। लेट बी बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड असेसमेंट, देन पूछ रहा है कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। बच्चों आपको चेक करना है कि असेसमेंट में जो बी है, बहुत ही अजीब क्वेश्चन हो गया बच्चों। बी बी द सेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड्स असेसमेंट, तो बी तो उसमें है ही नहीं बच्चों। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन में बोनस मार्किंग लग रहा जा रही है। देखा है बी बी द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड असेसमेंट। ओके, बी कोई सेट है बच्चों। ओके, ध्यान से देखिए बी कोई बच्चों सेट है, और वो सेट क्या रिप्रेजेंट करता है कि उस वर्ड में कितने लेटर्स हैं। तो बताइए बच्चों उसमें कितने लेटर्स हैं, 1 2 3। तो बच्चों हम सेट बी बना ही लेते हैं। तो बी सेट आपका क्या हुआ, उसमें ए है, एस है, और क्या है बच्चों, ई है। एस रिपीट कर चुका है, जो रिपीट कर जाता है उसको दोबारा सेट में नहीं लिखते हैं। एम हो गया, ई हो गया, और एन हो गया, और टी हो गया। ये बच्चों बी है जो उसके लेटर्स को सेट में रिप्रेजेंट कर रहा है। याद रखिए बच्चों, बच्चों की जो लेटर रिपीट कर रहा है उसको नहीं लिखते बार बार, एक ही बार लिखा जाता है। तो ए एस ई एम ई एन टी। अब बच्चों देख लीजिए इसका कार्डिनल नंबर आपसे पूछा गया, सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना है। 1 2 3 4 5 6 7, कार्डिनल नंबर बच्चों 7 है। सी पार्ट इसका सही आंसर। तो जिसने भी किया है उसका शायद गलत हो गया है, उसने दोनों ही गलत ऑप्शन पे टिक किया है। तो बच्चों उसका सही आंसर है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर हाँ, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो नहीं लेंगे ना? तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब एस तो 2 बार लेंगे ना, क्योंकि एक बार इधर आया एक बार इधर आया। नहीं नहीं, एक ही बार एक लेंगे। ही बार लेते हैं बेटा। अच्छा तो चलिए बच्चों, तो 11th क्वेश्चन बच्चों पढ़ने में थोड़ा सा क्लियर नहीं है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल पेपर से।
लिखा है द सीक्वेंस ए इज, तो बच्चों एक कांस्टेंट एपी आपके पास शायद गिवन है, देखिए जरा, ए ए ए ऐसे चलता चला जा रहा है। तो बच्चों कहोगे सर कि ये तो एपी भी हो सकती है और जीबी भी हो सकती है, क्योंकि सर जीबी की कंडीशन ये होती है कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो कॉमन रेशियो हर जगह सेम आना चाहिए। तो यहाँ तो हर जगह हर बार कॉमन रेशियो 1 आएगा। और एपी की पहचान ये होती है कि अगर हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करें तो डिफरेंस हर जगह सेम आएगा। तो बच्चों हर जगह डिफरेंस भी सेम आएगा और ये रेशियो भी सेम आएगा। तो ये जो सही आंसर है इसका वो क्या बन जाएगा कि ये एपी भी है और जीपी भी है। तो 11th का आंसर सीधे सीधे क्रिएट हो गया। चलिए बच्चों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 12 की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 फाइनली आ गया है। अब आप इसको ध्यान से देखिए इसमें क्या लिखा है, फिर हम इसको फाइनल करते हैं। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो उनको मैं पढ़ के भी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, बेसिकली उसमें लिखा हुआ है समेशन r इज इक्वल टू 0 टू r इज इक्वल टू 6 2 की पावर r NCR, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। पूछ रहा है ये वैल्यू किसके इक्वल होगी। चलिए बच्चों, तो सबसे पहले हम इस समेशन को ओपन करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले r की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 2 की पावर 0 NC 0 बन जाएगा, ठीक है। फिर ये 2 की पावर 1 NC 1 बनेगा। फिर ये 2 की पावर 2 NC 2 बनेगा। ऐसे करते करते ये 2 की पावर 6 NC 6 बनेगा। तो बच्चों ये 1 से लेकर 6 तक होता तो 6 टर्म होते, लेकिन 0 से चालू हो रहा तो टोटल 7 टर्म्स आएंगे इसमें। चलिए बच्चों उसको एक बार हम देख लेते हैं ये क्या है। और 2 की पावर 0 बच्चों क्या होता है, 1 होता है, तो उसको लिख दो 1। और NC 0 क्या होता है, 1 होता है, तो उसको भी 1 लिख देते हैं। 2 की पावर 1 2 हो गया। NC 1 की वैल्यू बच्चों N भी होती है, या आप NC 1 ही लिख रहे हैं, दे सकते हैं। 2 की पावर 2 NC 2, ऐसे करते करते 2 की पावर 6 NC 6। अब बच्चों आपको अंदाजा लगाना है कि ये बेसिकली जो एक्सपेंशन है ये है किसका। तो अगर आप कहेंगे सर अगर हम 1 + 2 की पावर n को एक्सपेंड करें तो क्या आता है, तो हमने कहा करके देखो। तो सबसे पहले सर हम इसको x + a की होल पावर n से कंपेयर करते हैं, बाइनोमियल का थ्योरम है। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं NC0 x की पावर n, आता है NC1 x की पावर n-1 इंटू a, NC2 x की पावर n-2 इंटू a स्क्वायर, लास्ट वाला टर्म आता है NCn x की पावर n-n इंटू a की पावर है। तो बच्चों अब आपको स्ट्राइक कर क्या होगा कि ये वैल्यू 1 है। 1 की पावर कुछ भी करो बच्चों 1 ही रहती है। ये NC1 हो गया, ये NC2 हो गया, फिर ये 2 स्क्वायर है। ऐसे करते करते ये एक्सपेंशन चल रहा है। तो बच्चों आपको ये क्लियर कट अब समझ में आना चाहिए कि ये बेसिकली क्या है। यहां पर n की जगह, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को समझ में आ गया, ये 1 + 2 की होल पावर n का एक्सपेंशन लिखा हुआ है। सारे बच्चे यहां पर ध्यान देंगे, ये किसका एक्सपेंशन है, 1 + 2 की होल पावर n का एक्सपेंशन है। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 2 को 3, तो ये 3 की पावर n का एक्सपेंशन है। इसका मतलब इसका सही आंसर जो होगा वो ए पार्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में तभी आ सकता है जब आपने बाइनोमियल थ्योरम प्रॉपर तरीके से पढ़ी हो। नहीं पढ़ी है तो आप उसके लेक्चर्स लीजिए और उसको करना स्टार्ट कर दीजिए अभी भी। चलिए बच्चों 12th वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 13th क्वेश्चन। तो ये बच्चों आपका आ गया 13th क्वेश्चन, और ये होपफुली आपको आता भी होगा क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का है। तो पहले आप इसको ट्राई करिए, मैं वेट कर। तो ठीक है बच्चों, आप यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो cos x है वो आपका 2/5 है, आपको इवेल्युएट करना है cos 2x। तो जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि cos 2x के जो फॉर्मूले होते हैं वो कई सारे होते हैं। तो हम एक बार फॉर्मूले आपको रिवाइज करवा देते हैं। एक होता है 2 cos² x-1, एक होता है 1 - 2 sin²x, एक होता है cos² x -sin²x, और एक होता है बच्चों 1 - tan²x अपॉन 1 + tan²x। ये होते हैं बच्चों। लेकिन बच्चों आपसे पूछा गया है कि cos x
पता है तो आपको cos 2x निकालना है। तो बच्चों इससे तो आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 जो पहला वाला है आप उसी को यूज कर लीजिए। तो बच्चों cos x आपका 2/5 है, तो cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, वो 2/5 का स्क्वायर हो जाएगा -1। तो बच्चों आपका आंसर फुल एंड फाइनल आने वाला है, ये हो गया 2 इंटू 4/25 -1। दिस इज 8/25 -1। ठीक है, तो बच्चों कितना हो गया ये 8 -25/25। तो 25 -8 कितना हो बच्चों, माइनस का 17/25। तो बच्चों डी पार्ट इसका सीधा सीधा आंसर निकल करके आ गया। 13th वाला कंप्लीट हो गया आपका। तो बच्चों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के पास। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है, इसको जल्दी से आपको अटेम्प्ट करना है। क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखते हैं। सबसे पहले लिखा है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स। तो बच्चों प्रॉपर सबसेट पूछा गया है, प्रॉपर सबसेट। तो आप प्रॉपर सबसेट तो जानते ही हो, पहले आप देख लीजिए कि सबसेट क्या होते हैं। मान लीजिए किसी भी सेट में अगर 2 एलिमेंट है, तो अगर आपसे पूछा जाए इसके सबसेट्स कितने, तो उसके सबसेट्स एक 1 भी हो सकता है, एक 2 भी हो सकता है, एक 1,2 भी हो सकता है, और एक 5 होता है। तो किसी भी सेट के जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट पे। अगर उसके कार्डिनल नंबर 2 है तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4। ये देखिए 4 बन करके आपके पास आए, आए कि नहीं आए। उसी तरीके से अगर अगर 3 होते हैं तो बनता है 2 की पावर 3। उसी तरीके से अगर 5 होते हैं तो बनता है 2 की पावर 5। लेकिन अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है कि इस सेट का प्रॉपर सबसेट बताओ, तो प्रॉपर सबसेट में बच्चों हम एक सेट को कम कर देते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में हम एक सबसेट को कम कर देते हैं। तो जो प्रॉपर सबसेट होगा बच्चों, उस प्रॉपर सबसेट का आंसर होगा 2 की पावर 5 -1। तो आंसर इज, आपने देखा कि नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n, तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n -1। तो 2 की पावर n कितना है बच्चों, 5 -1 यानी कि 32 -1। 32 -1 कितना आंसर है, 31। 31 बच्चों आंसर इज डी पार्ट। ठीक है, आंसर इज डी पार्ट। तो ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन था जिसका आंसर डी पार्ट भी हो सकता है, ये भी आपने देखा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अब आप अटेम्प्ट करिएगा। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए हैं, और 2 क्वेश्चन आपको कॉपी करके देते हैं, दोनों में से कोई ना कोई का आप जरूर करिएगा। 15 ना हो पाए तो आप 16 भी कर सकते हैं, तो आप 16 को ट्राई करके देखिए। तो ये हो गया 15 और ये हो गया उसके नीचे 16। चलिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन आपके। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन अब आपको ट्राई करने हैं, जरा ट्राई करिए फिर हमको कंफर्म करिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आ गए। तो पूछा गया नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ पॉलीगन विद 8 साइड्स। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने किया है कि नहीं किया है। तो बच्चों कोई भी अगर आप पॉलीगन लेते हैं, जैसे आपने 4 साइड का पॉलीगन लिया है, तो 4 साइड का जो पॉलीगन होता है उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 4c2 -2। तो बच्चों 4c2 की वैल्यू होती है 6, और 6 -2 जो होता है वो होता है 4। क्या यही होता है, नहीं। इसका मतलब जो 4 साइड का जो पॉलीगन होता है उसमें 4 डायगोनल थोड़ी नहीं होते। 4 साइड के पॉलीगन में 2 डायगोनल्स होते हैं। अगर आपने कभी भी क्वाड्रिलेटरल बनाया हो उस पर 2 से ज्यादा डायगोनल नहीं बनते। तो बेसिकली बच्चों आपको एक स्टैंडर्ड याद रखना होगा कि अगर एन साइडेड पॉलीगन होता है तो एन साइडेड पॉलीगन में नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं nc2 -n। ये स्टैंडर्ड एग्जिस्ट करता है। अब अगर आपको ये स्टैंडर्ड नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। बेसिकली आप क्या करिए, कोई एन साइडेड पॉलीगन पहले बनाने की कोशिश करिए जिसमें खूब सारी साइड्स इस तरह से आपने बनाया। ठीक है बच्चों, डायगोनल कब बनेगा, डायगोनल कभी बनेगा जब आप
कोई भी दो पॉइंट्स आपस में ज्वाइन करते हैं, जैसे ये डायगोनल बन गया, ये डायगोनल बन गया, और डायगोनल बनेगा कब नहीं बनेगा, जब आप इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट, क्योंकि उसको बच्चों ज्वाइन करेंगे तो डायगोनल नहीं बनेगा, क्या बनेगी, वो साइड बन जाएगी। यानी कि डायगोनल बनने के लिए तुम्हें दो पॉइंट्स की जरूरत है, कितने में से, एन में से अगर तुम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हो तो वो दो पॉइंट्स डायगोनल को क्रिएट तो कर देते हैं, लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ डायगोनल्स देखेंगे तो उसमें उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाएंगी, ठीक है ना, उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाएंगी। तो हमें साइड्स नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि NC2 रिप्रेजेंट तो करेगा नंबर ऑफ डायगोनल्स को, लेकिन उसमें n नंबर ऑफ साइड्स भी आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसमें से n नंबर ऑफ साइड्स को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ डायगोनल्स का जो स्टैंडर्ड बन करके आता है वो ये होता है, दिस इज NC2 माइनस n, दिस इज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डायगोनल्स। अब बच्चों अगर हम इसको इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे हम n की वैल्यू देख रहे हैं 8 है, क्योंकि 8 साइड है। ये बच्चों आपका आंसर है, आपको इसको इवेल्युएट करना है, तो करते हैं फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। ठीक है, पहले आप इसको इवेल्युएट करिए। तो बच्चों 8 को बाहर निकालिए, 7 को बाहर निकालिए और 6 को अंदर छोड़ दीजिए, क्योंकि नीचे भी 6 है, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों ये टर्म से कैंसिल हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 2 बच्चों 2 होता है, तो आप ऐसे लिख लीजिए 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 7 4 जा 28। तो बच्चों 28 आए और 28 में से आप 8 माइनस कर दीजिए, तो फाइनल आंसर होगा 28 माइनस 8 यानी कि 20। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 20। यानी किसी बच्चे ने सी पार्ट मार्क किया, वो गलत है, इसका सही आंसर है 20। तो बच्चों नंबर ऑफ डायगोनल एन साइडेड पॉलीगन में निकालने के लिए आपको जो स्टैंडर्ड याद रखना है वो है ये वाला स्टैंडर्ड NC2 माइनस है। इसको आप याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। लिखा हुआ है द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। तो बच्चों लीनियर इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आपको निकालना है। ओके, लिखा है 2x इज ग्रेटर देन -2, और क्या लिखा हुआ है, x लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, तो बच्चों आपको ऐसा x निकालना है जो दोनों इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलिए पहले वाले से हम x निकालते हैं। तो जब बच्चों हम पहले वाले से x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ऐसे तो लिखेंगे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x ग्रेटर देन -1, क्योंकि 2 नीचे आ जाएगा, x ग्रेटर देन -1। और यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है, x लेस देन इक्वल टू 3। अब बच्चों अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप नंबर लाइन बना करके भी समझ सकते हैं कि जैसे x अगर -1 से बड़ा है तो -1 से बड़ा यानी कि ये रेंज, x अगर 3 से छोटा है और 3 भी है तो ये रेंज है। तो बच्चों ऐसे कौन से x है जो दोनों में कॉमन है, तो वो कॉमन x आपको दिखने लगे होंगे कि सर ये कॉमन रीजन है यहां से लेकर के यहां तक। तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा -1 से लेकर के 3। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा -1 से लेकर के 3। तो बच्चों उसमें सॉल्यूशन सेट पूछा गया, तो सॉल्यूशन सेट आपने निकाल लिया है। तो अब आपको देखना होगा कि ये सॉल्यूशन को इंटरवल्स के फॉर्म में नहीं पूछ रहा है, सेट के फॉर्म में पूछ रहा है। तो बच्चों आपको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने सेट लिख दिया है। ठीक है, तो बच्चों जब ये सेट लिखेगा तो सेट में हम देख लेते हैं मोस्ट सुटेबल आंसर क्या हो सकता है। तो तुम कहोगे सर सी पार्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सी पार्ट में उन्होंने -1 ले लिया और -1 है नहीं आपके आंसर में, क्योंकि उस पर ओपन ब्रैकेट है। तो ठीक है, सी पार्ट तो आंसर हो ही नहीं सकता। हाँ, तो सी हो नहीं सकता, डी हो नहीं सकता क्योंकि डी में सारे एलिमेंट्स लिए नहीं है, बी हो नहीं सकता। तो बच्चों फिर एक ही ऑप्शन बचा कि आप सॉल्यूशन सेट को किस में रिप्रेजेंट कर दो, इंटरवल्स के फॉर्म में, क्योंकि और कोई आंसर है ही नहीं इसमें जो उसको ऑप्ट कर पाए। तो एक ही आंसर लगता है हो पाएगा। चलिए, तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ए पार्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम मूव करते हैं।
ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 17, जिसको आप जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 17, एक बार चेक कर लीजिए अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो। जो बेसिकली क्लास में जब आपको पढ़ाया जाता है तो आपको काफी देर तक समझाया जाता है कि डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को करने का एक्चुअल मेथड क्या होता है, उसको आप एक बार समझ लीजिए। अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस आई बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है सी प्लस आई डी, तो Z1 अपॉन Z2 क्या होता है, वो होता है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। इसको बच्चों कहते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बच्चों हर बार हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है ए प्लस आई बी के फॉर्म में, यानी हमें उसका रियल पार्ट चाहिए और imaginary। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करना को कौन क्या करते हैं, तो ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्रिएट, किसमें क्रिएट हो जाता है, ए प्लस आई बी के फॉर्म में क्रिएट होता है। ठीक है, तो अब बच्चों अगर आप ए प्लस आई बी के फॉर्म में इस तरह से क्रिएट करेंगे तो आपको समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्लास में लर्न करवा देते हैं कि सीधा सीधा आपको एक स्टैंडर्ड याद रखना है। वो स्टैंडर्ड ये होता है कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस आई टाइम्स बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बच्चों उसको आप यूज करेंगे और तुरंत आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। और बच्चों अगर आप इसको नहीं याद रख पाते तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया 1 + i अपॉन 1 - i। ठीक है, अब बच्चों क्या करिए, इसको इसको करने के लिए आप रैशनलाइज करिए। तो 1 - i का कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 + i होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, 1 + i होगा। तो ये बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 1 + i का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 - i 1 + i। ये हो गया 1 - i स्क्वायर। तो उसको बच्चों ओपन कर लेते हैं, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होल डिवाइडेड बाय 1 - i स्क्वायर हो गया -1। तो आई स्क्वायर बच्चों -1 हो गया, ये 2i हो गया अपॉन 1 + 1 2 हो गया। तो बच्चों ये 0 + 2i होल डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये वैल्यू हो गई आई। बच्चों ये आंसर आई आ रहा, लेकिन इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कहीं पर आपसे पूछा क्या गया है, पहले वो देख लीजिए। आपसे पूछा गया है Z × Z बार। ओके, तो बच्चों आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आया है Z। Z कितना है आपका, आई। ठीक है, इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो Z आई आ गया। और बच्चों आपको सबने पढ़ा है Z बार का मतलब क्या होता है, Z आई को -i से रिप्लेस करते बार आ जाता है। Z बार होने से कभी भी हमें Z का बार निकालना होता है, जहां आई होता है उसको हम -i से रिप्लेस करें। Z बार जब आप निकालेंगे तो जगह i × -i, तो बच्चों ये हो जाएगा i × i, आई स्क्वायर हो, आई स्क्वायर हो गया -1, +1 है। तो उस क्वेश्चन का सही आंसर ये जो आंसर है, ये मैं स्ट्रेटेजी पूरी बताई, शॉर्टकट बताया, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपके पास गिवन है कि कार्डिनल नंबर ए का जो है वो पी है, कार्डिनल नंबर जो बी का है वो क्यू है, और आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। रिलेशंस तो सारे बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन नॉन एम्प्टी चाहिए, यानी कि नल सेट आपको उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों इसका सीधा आंसर हो जाएगा 2 की पावर PQ-1, क्योंकि -1 का मतलब 2 की पावर PQ तो सारे हो गए, लेकिन उसमें से नल सेट जब आप हटाएंगे तो -1 कर देंगे। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे आपके पास 19th क्वेश्चन, उसमें गिवन है द मिनिमम वैल्यू ऑफ tan x इज -1। तो बच्चों जब आप tan x का ग्राफ देखेंगे तो tan x की ग्राफ की मिनिमम वैल्यू -1 नहीं होती, क्योंकि tan x की वैल्यू इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी भी होती है। तो मिनिमम वैल्यू बच्चों tan x की -1 नहीं होती है, एज वेल एज जो है, और दोनों में कोई एक्सप्लेनेशन में रिलेशन नहीं। तो आप सीधा सीधा क्या करोगे, इसमें कहोगे ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो बच्चों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन एक्स और कॉस एक्स -1 से 1 के बीच में लाई करते हैं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं।
लेकिन tan x की जो वैल्यू है वो -∞ से +∞ में कुछ भी हो सकती है। तो बच्चों आपको इस बात पे ध्यान देना होगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क करना पड़ेगा। और आर जो है वो कहीं से भी ए का एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो उसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। चलिए 20वां कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन, ये बच्चों आपका 20वां क्वेश्चन। ए क्या है, 1 2 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एस। पावर सेट बच्चों होता है 2 की पावर n, n इज 3। तो पावर सेट्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, तो यानी कि 8 बिल्कुल सही है बच्चों। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज n स्क्वायर। तो बच्चों ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2 की पावर n होते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये तो कहीं से है नहीं, तो r तो आपका गलत हो गया है और a आपका सही है, और a और r में कोई रिलेशन नहीं है, तो a सही है। तो a जो है बच्चों सही है और r जो है आपका गलत है, ठीक है। मेरे ख्याल से बच्चों होपफुली आप समझ गए होंगे अगर आपने थोड़े से भी सेट्स रिलेशन पढ़े हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 22, इसको आप अटेम्प्ट करेंगे। जितने क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वो आप अपने आप से पहले करेंगे, और ये क्वेश्चन वैसे सारे एनसीईआरटी के ही हैं, तो आप इसको अपने आप से कंप्लीट करिए, फिर हम इसको देखते हैं। तो बच्चों मैंने पूरा क्वेश्चन पेपर आपको शो भी कर दिया है, ये सेक्शन बी है, सेक्शन बी को देखिए आप। उसके बाद बच्चों, उसके बाद ये आपके पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको मैं स्क्रॉल करके ऊपर भी ले जा रहा हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए लगा भी सकते हैं। ये आपका पूरा पेपर हो गया। इसके अलावा बच्चों ये आखिरी पार्ट है आपके पेपर का, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी लिखा हुआ है। उसके बाद बच्चों पैसेज वाले क्वेश्चन है, जिनका आंसर आप पढ़ के आसानी से जवाब भी दे सकते हैं। तो क्वेश्चन पेपर को करने के लिए बच्चों स्पीड चाहिए होती है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप कम से कम पास हो पाए। तो फुली आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।